नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास नंबर 41 ऑफ फिज़िक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी। ठीक है, सो फिज़िक्स ऑप्शनल की 41 क्लास में प्रोसीड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर टॉपिक, कोलिजन और इम्पैक्ट। ओके, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़, उसका क्या कंसेप्ट है वो देख लिया था। Now we will see collision or impact. This is also a high yielding topic because this also will fetch you a lot of marks. Okay, the questions are also asked on based on this collision or impact. Okay, so collision होता क्या है दोस्तों? जो सामान्य जीवन में अर्थ लगाता है आदमी, वो तो यही लगाता है कि जब भी दो बॉडी टकराएगी तो कोलिजन होगा। ठीक है ना, दो बॉडीज टकराएगी मतलब कि दो बॉल है, दो बॉल आए आपस में टकरा गए, वो कोलिजन होगा। एक गाड़ी जा रही थी दूसरी गाड़ी से टकरा गई तो कोलिजन होगा। एक बस जा रही थी एक टेम्पो से टकरा गई तो कोलिजन होगा। ठीक है ना। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोलिजन इन रियल लाइफ, बट व्हाट इज कोलिजन इन फिजिक्स? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ कोलिजन। ओके, फिजिक्स में ऐसा है कोलिजन का मीनिंग कि आपकी जो बॉडीज़ कोलाइड हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि टच हो। ठीक है ना, टच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कोलिजन। टच मे बी देयर, टच मे नॉट बी देयर, यानी कि कांटेक्ट होने वाला भी कोलिजन हो सकता है या कांटेक्ट नहीं होने वाला नॉन कांटेक्ट टाइप का भी कोलिजन हो सकता है फिजिक्स में। ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन हो तो कांटेक्ट हो ही ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। कांटेक्ट में बी देयर, कांटेक्ट में नॉट बी देयर। ओके, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज? ठीक है ना, देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई मैग्नेट है। ठीक है ना, मेरे पास मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका और ये साउथ पोल है उसका, और मेरे पास दूसरा मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है ये उसका साउथ पोल है। ठीक है ना, क्या समझा रहा हूँ मैं? नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ कोलिजन समझा रहा हूँ। ठीक है, नॉन कांटेक्ट टाइप का जो कोलिजन है वो समझा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अब मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल बीचों बीच से ऐसी वेलोसिटी दे दी और इसको भी बीचों बीच से ऐसी वेलोसिटी दे दी, तो कुछ समय के बाद ये दोनों पास पास में आएंगे। ठीक है ना, कुछ समय के बाद जब ये पास पास में आएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इतना रिपल्शन बढ़ गया इनके बीच में। ठीक है ना, और ये मान लीजिए टच नहीं हो रहे, यहाँ टच होते दिख गए हैं लेकिन ये मान लीजिए टच नहीं हो रहे, तो इसको भी कोलिजन बोला जाएगा फिजिक्स में कि दो अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने अलाइंड वाले मैग्नेट को इस तरीके से मैंने वेलोसिटी दे दी और ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से नॉर्थ साउथ इस तरीके से आए, कुछ दूरी तक गए, रिपल्शन इतना बढ़ गया कि वेलोसिटी में रिटार्डेशन आके फिर दिशा बदल दी। सो सच टाइप ऑफ कोलिजन इज नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ कोलिजन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए कोलिजन। ओके, इट इज़ ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आए तो बॉडीज़। ठीक है ना, यहाँ चूँकि बॉडीज़ कांटेक्ट में नहीं आई फिर भी कोलिजन वॉज देयर। समझ में आ रही है बात? सो ज़रूरी नहीं है कि बॉडीज़ कांटेक्ट में ही आना चाहिए जब भी कोलिजन हो, ये बात का विशेष ध्यान रखें। नाउ अनदर टाइप ऑफ कोलिजन इन विच देयर इज नो कॉन्टैक्ट, दैट इज द फेमस रुदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। जो रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का मॉडल है वो इसका एग्जाम्पल बनता है कि कोलिजन तो है लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं है। देखिए आपका जो गोल्ड फॉइल है, ठीक है ना, आपका जो गोल्ड फॉइल है उसमें गोल्ड के एटम्स थे, बचपन में पढ़ रखा होगा। ये पढ़ने में आएगा हमारे, लेकिन ये आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये गोल्ड का फॉइल है, ये गोल्ड के फॉइल का ये न्यूक्लियस है, ये एटम है गोल्ड का, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी ने काफ़ी मॉडिफाई कर दिया है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, बट मान लीजिए कि अभी रुदरफोर्ड वाले मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का 2 पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस। ठीक है ना, अगर हीलियम के एटम से हीलियम का एटम कैसा होता है?
2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं ऐसी स्थिति बना दूँ कि ये इलेक्ट्रॉन को हटा दूँ और हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस रखूँ, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ मिलके बना हुआ ये न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, मतलब हीलियम 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर, अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल है आपका, यानी कि हीलियम 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस, और वो जो फेमस जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है रुदरफोर्ड का, उसमें जो कोलिजन होता है, ठीक है ना, वो नॉन कांटेक्ट टाइप का होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है, इससे टकराएगा तुम्हारा हीलियम का पार्टिकल, ठीक है ना। सो He2 पॉजिटिव यानी कि अल्फा पार्टिकल, और ये गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल नहीं, वो इलेक्ट्रॉन रहने दो वैसे ही। अब यहाँ से क्या होता है कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ अप्रोच करता है, तो ये डायरेक्टली इसको हिट नहीं करता दोस्तों, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज लेके यहाँ आएगा, फिर कुछ समय के बाद में जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहता है, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड न्यूक्लियस जब ये बहुत डिस्टेंस पे होगा अल्फा पार्टिकल, तब ज़्यादा असर नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आएगा, वैसे वैसे पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड न्यूक्लियस इसकी वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से ये बम्बार्ड हुआ था, उसको रिटार्डेशन चालू करेगा, एक फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा जो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मोशन इस डायरेक्शन में करेगा, और वो न्यूक्लियस का रिपल्सिव फोर्स, चूंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा ये, ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही बात? सो ऐसे में ये अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आते आते, मान लीजिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल विल चेंज इट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अब इतना ज़्यादा हो गया है कि वेलोसिटी 0 हो गई, और रिपल्सिव फोर्स ने अब किसी डायरेक्शन में ढकेल दिया। समझ में आ रही बात? सो इन फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल ऑफ रुदरफोर्ड, जो एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने किया था, उसमें जो कोलिजन होता है अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में, दैट इज अ कोलिजन ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, ठीक है ना, जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता उस टाइप का कोलिजन है वो। समझ में आ रही है बात? सो ये एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि कोलिजन में ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज कांटेक्ट हो ही, ठीक है, कांटेक्ट मे बी देयर, कांटेक्ट मे नॉट बी देयर, इट डिपेंड्स, ठीक है। जबकि रियल लाइफ में जो हम अर्थ लगाते हैं कि 2 बॉडीज टकरा रही है तो कांटेक्ट होगा ही, ऐसा हमको लगता है, लेकिन फिजिक्स में 2 प्रकार के कोलिजन होते हैं, एक तो कांटेक्ट टाइप का, एक नॉन कांटेक्ट टाइप का। ओके, सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट in which a strong force acts between 2 or more particles for a very short interval of time, ठीक है ना। सो ये जो अल्फा पार्टिकल था और ये जो गोल्ड का न्यूक्लियस था, इसमें जब ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये बम्बार्ड हुआ था, वो वेलोसिटी आते आते यहाँ रिपल्शन के मारे 0 हो गई, ठीक है ना। तो वेरी लार्ज फोर्स, जब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा गोल्ड न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है ना, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो आपका अल्फा पार्टिकल है उस पे लार्जेस्ट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लार्जेस्ट फोर्स। सो इट इज अ टाइप ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में देयर इज अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, लार्ज फोर्स एक्ट्स। So change in momentum is also large for such a time, small time interval, ठीक है ना। So such a force is called as an impulsive force। समझ में आ रही है बात? So collision एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करता है दो या मोर बॉडीज के बीच में। अगर मैं सादे बॉल्स लूँ, 2 बॉल लूँ, ये 2 बॉल आएंगे एक दूसरे के पास में और टकरा जाएंगे, ठीक है ना। तो जब वो टक्कर की पोजीशन में होंगे वो 2 बॉल, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो, ये टक्कर की पोजीशन में, तो यहाँ पे लार्जेस्ट फोर्स एक्ट करता है विच इज इम्पल्सिव टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना। एंड दिस लार्जेस्ट फोर्स व्हेन इट एक्ट्स, इट बेसिकली
कोलिजन कहलाता है। और वो कोलिजन जो है उसको आइसोलेटेड इवेंट कहा गया है। आइसोलेटेड इवेंट क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये दो बॉल की, या फिर ये जो गोल्ड पार्टिकल और ये अल्फा पार्टिकल का जो हमने फेमस एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है ना, गोल्ड की न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल का, इसमें हम सिस्टम को आइसोलेटेड मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। सो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, ठीक है, इन विच स्ट्रॉन्ग फोर्स। आइसोलेटेड इवेंट क्यों माना है? क्योंकि अगर सिस्टम के बाहर से फोर्स वगैरह एक्ट करेगा, जो हमारी सिस्टम है उसके बाहर अगर बाहर से अगर फोर्स एक्ट करेगा तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिविएशन इन कैलकुलेशन, ठीक है ना। कंजर्वेशन के थ्योरम नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने पहले ही बताया था कि इट इज ओनली अप्लीकेबल इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे आइसोलेटेड इवेंट कहा गया है इसको, ठीक है ना। सो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आइसोलेटेड होना चाहिए हमारा सिस्टम, तभी आप ये कोलिजन का प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी इरेज द थिंग्स सो दैट वी कैन मूव ऑन प्रॉपरली टुवर्ड्स अवर, ओके, यस। So collision is an isolated event in which a strong force acts between two or more particles for a very short interval of time, ठीक है ना। impulsive force है तो very short interval होना पड़ेगा, ठीक है ना। force acting during collision is time dependent। अब ये क्या है भाई साहब? अब देखिए, मान लीजिए दो बॉल है, ठीक है, मेरे पास दो बॉल है। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। मैंने इधर इसको वेलोसिटी दे दी और इसको इधर दे दी, तो कुछ समय के बाद ये दोनों टकरा जाएंगे, ठीक है। दे विल हिट ईच अदर। नाउ व्हेन दे हिट ईच अदर, ये कांटेक्ट में आने के पल पे, उस पल पे जो फोर्स एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में, दैट विल बी सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। हम यूजुअली क्या देखते हैं कि जब ये पार्टिकल्स, ये बॉडीज एक दूसरे के तरफ आ रही थी, हम तब का मोशन स्टडी करते हैं। और जब ये हीट करने के बाद जब एक दूसरे से दूर जाना चालू कर देगी, ठीक है ना, तो हम सिर्फ ये वाला मोशन स्टडी करते हैं और ये आखिरी वाला मोशन स्टडी करते हैं। ये बीच का जो मोशन है जिसमें ये दो बॉडीज कांटेक्ट में थी, ठीक है ना, ये वाले मोशन को हम स्टडी नहीं करते यूजुअली। पर अगर इसकी स्टडी की जाए तो ये जो फोर्स एक्ट करता है जब ये कांटेक्ट में होती है दो बॉडीज, या फिर ये अल्फा पार्टिकल और गोल्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जो गोल्ड की न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल जब बहुत ही कम समय के लिए कोलाइड करेंगे, मतलब कि उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच, तो वो मिनिमम डिस्टेंस के टाइम पे वेरी लार्ज इंपल्सिव फोर्स विल एक्ट, एंड दैट फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग कोलिजन, वही लिखा है यहाँ पे, दैट फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग कोलिजन इज द टाइम डिपेंडेंट, सॉरी, सो इट इज टाइम डिपेंडेंट, यानी कि वो फंक्शन रहता है टाइम का। समझ में आई ना। सो अगर मैं एफ से दिखाऊँ इम्पल्सिव फोर्स को जो कि कोलिजन के समय एक्ट करता है, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, समझ में आ रही है बात। एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ टाइम, वी कैनॉट डिटरमाइन, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड फंक्शन, ओके। सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग फंक्शन होता है वो, ठीक है ना। एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, विच वी कैनॉट सॉल्व, इवन सॉल्व करना भी उसको बहुत मुश्किल है, इसलिए वो हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है, ठीक है ना। हमारा जो यूपीएससी सीएससी का सिलेबस है उसमें उस फंक्शन को सॉल्व करना नहीं है, ठीक है, और ना ही वो फंक्शन को स्टडी करना हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में क्या है, जो कोलिजन के पहले स्थिति थी और जो कोलिजन के बाद में जो स्थिति होगी वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। समझ में आ रही है बात। सो फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग कोलिजन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना। एंड दिस इज ए इम्पल्सिव फोर्स, ये तो पता ही चली गया होगा, ठीक है। नाउ ये वाला जो ग्राफ है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ क्या कहता है, देखिए ये जो सिचुएशन दिखा रही है यहाँ पे, दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। मान लीजिए दो बॉडीज है, ठीक है, ये m1 मास की, ये m2 मास की है, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही। तो जब ये बहुत दूरी पे थे, मान लीजिए मास इतना कम है, मान लीजिए इनके बीच का मास इतना कम है कि ग्रेविटी निग्लिजिबल है, ठीक है ना, और ये सिस्टम भी आइसोलेटेड है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। जब साइज छोटा होगा तो ग्रेविटी भी निग्लिजिबल होगी, तो मान लीजिए ग्रेविटी निग्लिजिबल है, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑल्सो दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड, ऐसा मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो नो फोर्स विल एक्ट बिटवीन द टू, तो फोर्स इज टेंडिंग टू जीरो फॉर दिस इंटरवल, ठीक है ना, फॉर दिस स्मॉल इंटरवल। यहाँ पे जो इंटरवल है इसके लिए फोर्स टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है ना। ये जीरो का लाइन है, ये जीरो का लाइन है, और ये फोर्स इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना, इतने इंटरवल के लिए।
नाउ जब वो कांटेक्ट में आ जाती है दोनों बॉडीज, तो अ वेरी लार्ज ये छोटा सा इंटरवल है टाइम का, ठीक है ना, बट अ वेरी लार्ज फोर्स विल एक्ट एट दैट टाइम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हेन द बॉडीज विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अगेन द फोर्स विल टेंड टू जीरो, इंटरेक्शन फिर से जीरो के ऑलमोस्ट करीब हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? सो दिस इज द फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस डेल्टा टी इज द इंटरवल ड्यूरिंग विच कोलिजन टेक्स प्लेस। समझ में आ रही है ना बात? सो डेल्टा वही दिखाया गया है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? सो दैट्स द थिंग which I wanted to tell you. So to prove that momentum conservation during a collision of two particles, ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है दो पार्टिकल के कोलिजन के टाइम पे, ये बात हमको बतानी है, ठीक है ना, प्रूव करनी। अब देखिए दोस्तों, बहुत आसान बात है ये। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी सिस्टम आइसोलेटेड होगी, यानी कि एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, तब तक के दो बॉडीज में हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब भी सिस्टम आइसोलेटेड होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन विल होल्ड गुड, ठीक है ना, ऑलवेज। सो टू प्रूव मोमेंटम कंजर्वेशन ड्यूरिंग अ कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे? मान लीजिए दो बॉडीज थी M1 और M2, ये कोलाइड कर गई है, ठीक है ना, ये कोलाइड कर गई है, और ये कोलिजन के टाइम का मैंने FBD बनाया, ठीक है। ये कोलिजन का टाइम है, ये कांटेक्ट में एक दूसरे के कोलाइड कर रही है, और ये कोलाइड जब हो रही थी तब मैंने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है ना, FBD बनाया, ठीक है। सो दिस इज बॉडी ऑफ मास M1 एंड दिस इज बॉडी ऑफ मास M2, ठीक है। नाउ F12 मैंने अभी बताया था कि फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग कोलिजन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स ये 2-1 पे लगा रहा है, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स 2-1 पे लगा रहा है उसको F12 दिखाया और ब्रैकेट में T डाल दिया ताकि बता सकूं कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। और 2 पे जो फोर्स 1 लगा रहा है, ठीक है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1, ठीक है ना, फोर्स एक्टेड अपॉन ऑन 2/1 इट इज इक्वल टू F21, एंड ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैंने इससे दिखाया, ब्रैकेट T से दिखाया, ठीक है ना। So these are the forces which are acting during collision. So F12 force on body M1 due to M2 at time t equal to t, ठीक है ना, टाइम t equal to t पे है मान लीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन M1 ड्यू टू M2, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1 एट टाइम t equal to t, दिस इज F21, ठीक है ना। सो these are the two forces. नाउ करना क्या है हमें यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन शो करना है कि भाई कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद में रहेगा, ठीक है ना, ये हमको दिखाना है। तो देखिए फॉर M1 बॉडी के लिए क्या होगा, ठीक है ना। सो फॉर M1 बॉडी, ठीक है ना, ठीक है, सो ये बॉडी M1 के लिए हमें ये भी प्रूव करना है साथ में कि मोमेंटम तो शुरू में और आखिरी में सेम रहेगा ही, साथ ही साथ वो क्या बोल रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन ड्यूरिंग अ कोलिजन भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये भी प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन इज ऑल्सो कंजर्व, ठीक है ना, ये भी बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, ठीक है ना। मतलब कोलिजन के पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद में मोमेंटम, वो तो कंजर्व रहता ही है, लेकिन कोलिजन के ड्यूरिंग यानी कि जब कांटेक्ट में है दो बॉडीज तब भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो याद रखना कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो मोमेंटम कोलिजन के ड्यूरिंग भी कंजर्व रहेगा, और कोलिजन के ड्यूरिंग कंजर्व है ये दिखाने के लिए ये सारे हम दाव पेच खेलेंगे जो यहाँ खेल रहे हैं, ठीक है ना। सो फॉर बॉडी ऑफ मास M1 dp1/dt, लेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 be dp1/dt and that will be equal to rate of change of momentum is equal to force, और ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो 2 ही 1 पे फोर्स लगा रहा है मात्र, तो F12 से दिखा दिया उसको, ठीक है ना। नाउ लेट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, जब ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, जब टच नहीं किए होंगे, तब मान लीजिए P01 इसका मोमेंटम था इस बॉडी M1 का, ठीक है ना, और ये बॉडी M2 थी, ठीक है, तो P01 था। अब मान लीजिए जैसे ही कोलिजन हुआ वैसे ही कोलिजन के अंत में, ठीक है ना, कोलिजन के जब बहुत ज़्यादा फोर्स एक्ट करने लगा तब मान लीजिए मोमेंटम P1 हो गया, मतलब जस्ट सेपरेशन के
जस्ट पहले, ठीक है ना। तो मान लीजिए वो वाला मोमेंटम P1 है, ठीक है। सो आई विल इंटीग्रेट द फंक्शन dP1 फ्रॉम P01 यानी कि मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन से लेके P1, ठीक है ना। मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड ऑफ कोलिजन, ठीक है ना। कोलिजन स्टार्ट होने के जस्ट पहले मोमेंटम था P01 और कोलिजन खत्म होने के जस्ट पहले मोमेंटम था P1, ठीक है ना। तो P01 से P1 तक के मैंने इंटीग्रेट किया इसको dP1 को, और ये 0 से t हो जाएगा इंटीग्रेट, ठीक है। क्योंकि t इज द इंटरवल, 0 to t इज द टाइम व्हेन आई हैव अज्यूम्ड कि 0 से t के बीच में कोलिजन होता है, जहाँ t बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है t, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द थिंग विच वी गॉट, ठीक है। नाउ हम ये बड़ी बातें जानते हैं कि जो f12 है एज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ f12 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है ना। तो f12 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करने के बजाय मैंने एक फंडा ये अपनाया। कौन सा फंडा अपनाया, पीछे के ग्राफ में देखते कौन सा फंडा मैंने अपनाया, ठीक है। मैं ये फंडा अपनाऊंगा कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, गौर से देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये वाला जो यहाँ से ये इंटरवल से, ठीक है ना, ये इंटरवल से ये इंटरवल तक जो फोर्स एक्ट कर रहा है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ टाइम, मुझे ये बात अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दूंगा, मतलब ये एरिया निकाल लूँगा ग्राफ का, ठीक है ना। और ये एरिया निकालने के बाद में मैं क्या करूँगा, उसका एवरेज निकाल लूँगा, ठीक है ना, डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी से डिवाइड करके यहाँ पे क्या होगा, एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा वैल्यू, ये एरिया क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व विल बी एफ डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, एवरेज फोर्स निकाल लूँगा, क्योंकि मैं फंक्शन नहीं लिख सकता इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटरवल से डिवाइड, टाइम इंटरवल से डिवाइड करके इसका एवरेज निकाल लूँगा। सो व्हाट इज़ दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दिस कोलिजन, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एवरेज फोर्स एक्ट किया, दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दैट, ठीक है ना। ये वाली जो क्वांटिटी नजर आ रही है इट विल बी इक्वल टू एफ एवरेज, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। सो आई विल डू द सेम थिंग ओवर हियर, ठीक है ना। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पहले ये एरिया अंडर द कर्व निकालो और उसको डेल्टा टी यानी कि टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड करो, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ एवरेज, ठीक है ना। सो आई कैन क्लियरली राइट दिस थिंग कि यदि एफ डी टी, ठीक है, एफ डी टी इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि डेल्टा टी से डिवाइड यहाँ पे करता हूँ मैं, तो एफ एवरेज मिलता है मुझे। तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू एफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी गॉट, ठीक है। सो ये हो गई एवरेज फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है ना। एवरेज फोर्स की ये डेफिनेशन होती है, समझ में आ रही है बात आपको। सो एवरेज फोर्स की डेफिनेशन से यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन किया कि एवरेज फोर्स की डेफिनेशन से दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अभी बताया मैंने, समझ में आ रही है बात। 0 to 2 इंटरवल लिया है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू टी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि t माइनस 0 होगा वैल्यू डेल्टा टी का। समझ में आ रही बात, तो t के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रही बात। सो फ्रॉम द एवरेज फोर्स की डेफिनेशन वी कैन क्लियरली स्टेट दिस थिंग, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखी गई है। तो अभी बताया मैंने, होपफुली समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। सो डेल्टा P1 यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल टू फोर्स, एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग कोलिजन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है ना। दिस इज द थिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 विल बी change in momentum of body 2 for a big interval is equal to average force during the interval multiplied by total time interval, ठीक है ना। सिमिलरली लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको ये इक्वल टू ये कैसे आया ये समझ में नहीं आया सपोज, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज़ से ये चीज़ कैसे आई मैंने समझा तो दिया, पर सपोज आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करने का है, रट्टा मारो जिंदाबाद वाली बात है फिर, ठीक है ना। रट्टा मार लीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको ये पूछने वाला नहीं है कि प्रूव दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना, ये कोई पूछने वाला नहीं है।
आपको अगर समझ में नहीं आया, मैंने जो समझाया था कि ये एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल क्यों होगा डेल्टा P1, तो आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, ठीक है ना। सो यू नीड नॉट बी अ फिजिसिस्ट, यू नीड टू क्लियर द एग्जाम, ओके। समझ में आ रही है ना बात। सो डेल्टा P1 इज इक्वल टू एवरेज फोर्स वैल्यू ऑफ F12 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टोटल टाइम, ठीक है ना। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी M2 बॉडी का मोमेंटम में चेंज क्या होगा, डेल्टा P2 इज इक्वल टू F21 का एवरेज इंटरवल, एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। these are equation number 1 and 2. From third law of motion of Newton, F12 is equal to minus F21. ये तो हमको भली भांति मालूम है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो आइसोलेटेड। तो F12 यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। सो अगर ये इंस्टेंट पे लागू होती है, ये बात किसी इंस्टेंट पे भी लागू होती है, तो एवरेज फोर्स पे भी लागू होगी। सो एवरेज विल ऑल्सो बी लाइक दैट। नाउ दिस एंड दिस आर इक्वल, एवरेज वाले इक्वल है, तो ये इनको इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है ना। टी तो कैंसिल हो जाएगा बोथ द साइड से। समझ में आ रही है बात। सो क्या निकल के आया मेरा, डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 निकल के आएगा, ठीक है ना। सो मेरा वैल्यू क्या आया है निकल के, डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 निकल के आया, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से। और डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, दो ही बॉडी का तो सिस्टम है। समझ में आ रही है बात। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, व्हाट डज दिस डिनोट, दिस डिनोट्स द टोटल चेंज इन सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम के मोमेंटम का टोटल चेंज। सो डेल्टा P1 प्लस P2 वेक्टर, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0. नाउ एज चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विल बी 0, सो नेचुरली दैट क्वांटिटी विल बी 0, सॉरी कांस्टेंट, ठीक है ना। डेल्टा P1 प्लस P2 विल बी 0 अगर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्वांटिटी जो ये डेरिवेटिव के सिंबल की तरह चीज है, ठीक है ना। डेल्टा मतलब क्या है, डी का ही बड़ा रूप है। अगर डी का बड़ा रूप है डेल्टा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डेल्टा P1 प्लस P2 यानी कि रेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये क्या दिखा रहा है, दिस लिटरली शोज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि डेल्टा डिनोट्स चेंज, डी ऑल्सो डिनोट्स चेंज, बट डी डिनोट्स स्मॉल चेंज, डेल्टा डिनोट्स लार्ज चेंज। सो लार्ज चेंज इन सिस्टम का मोमेंटम, दो ही पार्टिकल का सिस्टम है, तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दिखाएगा। समझ में आ रही है बात। सो डेल्टा अगर मैं उसका चेंज लेता हूँ, टोटल मोमेंटम इन सिस्टम का, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का डेल्टा लेता हूँ, यानी कि चेंज लेता हूँ, तो चेंज इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो सिस्टम का मोमेंटम है यानी कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, वो P टोटल यानी कि कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। सो P टोटल यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात, यहाँ से निकल के आया। एंड दिस शोज मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ में आएगी बात। दिस शोज मोमेंटम कंजर्वेशन ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है ना। कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व है, ये दिखाता है ये चीज। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रही है ना बात। सो मोमेंटम कंजर्वेशन हैज बीन प्रूव्ड। समझ में आई बात। सो दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड 2 times इन योर पास्ट 30 years, ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है। समझ में आ रही बात। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज क्लास, एंड आई विल स्टार्ट विद इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। सो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए।